वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ रहे हैं छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, छंदों के जो क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो जानेंगे। आज का वीडियो देखने के बाद आपको छंद से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आप किसी भी पंक्ति को देखकर ही बता पाएंगे ये कौन सा छंद है, मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है। और मात्रिक छंद भी है तो कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद या अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, ये सब चीज़ें आप जो हैं आज ही आपकी क्लियर हो जाएंगी एक ही वीडियो में। आज के बाद आपको छंद से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न कभी नहीं रहेगा। और वीडियो के लास्ट में छंद से जो क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं छंद से, वो सब आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। याद करने का तरीका भी बताऊँगी मैं आपको। ओवरऑल आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को धैर्यपूर्वक लास्ट तक देखें, क्योंकि अभी शुरू में मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगी, फिर आपको जो है लास्ट में आपको पता चलेगा कितना इम्पॉर्टेंट वीडियो था ये। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज छंद। तो सबसे पहले हम ये जानें कि छंद किसको कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? रचनाओं की वो प्रवृत्ति जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, छंद कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी एक इसकी डेफिनेशन है कि छंद किसको कहते हैं। फिर है छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? ये हैं आचार्य पिंगल। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि छंद शास्त्र के प्रणेता किसको माना जाता है, तो आंसर होगा आचार्य पिंगल। यहाँ पर क्वेश्चंस को दूसरे तरह से भी पूछ सकते हैं कि छंद शास्त्र के जो हैं, छंद शास्त्र के आदि आचार्य किसको माना जाता है, तो आदि आचार्य अगर पूछा जाए तब भी आचार्य पिंगल, और प्रणेता पूछा जाए तब भी आचार्य पिंगल ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है छंद के कितने अंग हैं, तो छंद के 6 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 अंग हैं उसके? पहला है वर्ण, पहला जो अंग है वर्ण, और इसको भी 2 भेद हैं, इसके भी वर्ण के भी 2 भेद है। कौन से? हरिस्व और दीर्घ। आपने हिंदी का जो मेरा वर्णमाला वर्गीकरण वाला जो वीडियो, आपने वर्ण विचार वाला जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हरिस्व स्वर और दीर्घ स्वर को बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ पर डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको हरिस्व और दीर्घ स्वर जो है वो पहचानने हैं कि हरिस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं, क्योंकि इन्हीं से आपकी मात्राएं लगेंगी। आप उन्हीं मात्राओं से पहचान सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद हैं वर्णों की, हरिस्व और दीर्घ। तो हरिस्व वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है, जो बहुत छोटी सी वॉइस से जो निकलते हैं, साउंड, छोटे साउंड से जो वर्ण निकलते हैं वो हरिस्व स्वर होते हैं, जिनको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है, जैसे आ, ई, उ। यहाँ पर री भी होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ये री भी होगा। ठीक है, ये हरिस्व स्वर में आता है री भी, आ, ई, उ। और ये री जो है ऋषि वाला, ये भी हरिस्व स्वर में आएगा। ठीक है, तो ये हरिस्व स्वर हो गया आपके। इसमें इसका क्या होता है, इसको लघु कहते हैं। ठीक है, जो हरिस्व स्वर होते हैं छंद में उसको लघु बोलते हैं, और इसकी मात्रा 1 मानी जाती है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे हरिस्व स्वर है, कोई भी हरिस्व स्वर है, आ, ई, उ, ठीक है, या री, या कोई भी ऐसा वर्ण या अक्षर जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तो वहाँ उसको लघु माना जाता है, यानी 1 माना जाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? ये इसका चिन्ह है। ठीक है, इसका चिन्ह ये है और इसको 1 माना जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। ये हरिस्व स्वर में लगता है, जिनको बोलने में कम टाइम लगता है, जैसे आ, ई, उ और री, ये हरिस्व स्वर है। लेकिन ऐसे सभी वर्ण जिसमें कोई मात्रा ना लगी हो उसको भी लघु लगेगा वहाँ पर भी, यानी वहाँ पर भी 1 मात्रा मानी जाएगी। ये सब चीज़ें अभी आगे आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर वो हैं जिन वर्णों के उच्चारण में यानी बोलने में हरिस्व वर्ण से दुगना समय लगे। ठीक है, जो हरिस्व स्वर हैं उनसे दुगना समय लगे, वो क्या होते हैं? दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, मतलब खींचकर बोले जाने वाले सभी स्वर जो हैं वो दीर्घ स्वर माने जाते हैं। आपके सामने है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये सभी जो हैं वर्ण
ये सभी दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, इसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। ऊपर 1 मात्रा मानी गई थी और इसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं और इन्हें क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। उसको कहते थे लघु और इन्हें कहते हैं गुरु और इसका चिन्ह ये है। ठीक है, लेकिन इसका चिन्ह ये ज़रूर है। ठीक है, लेकिन जब हम मात्राओं को गिनते हैं तो लघु का तो ये हो गया चिन्ह, लेकिन गुरु यानी दीर्घ का जब हम इंडिकेट करते हैं साइन को तो ये अंग्रेज़ी का जो एस होता है ना उस तरह का जो है हम इसको इंडिकेट करते हैं और इसको मानते हैं 2। ठीक है, इसको मानते हैं 2 और इसको मानते हैं 1। ये होता है 1 और ये एस जो है ये इसको मानते हैं 2। ठीक है, तो इसको अगर कहीं पर एक ऐसे ये चिन्ह है तो इसको 1 पढ़ा जाएगा, एस बना हुआ है तो हम इसको 2 काउंट करेंगे। ठीक है, और जो एस बना होता है इसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं या दीर्घ कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसे बना होता है एक सिर्फ इसको कहते हैं लघु। ठीक है, तो लघु और गुरु समझ में आ गए, हरिस्व और दीर्घ समझ में आ गए। ये छंद का एक भेद हो गया। वर्ण जो है वर्ण छंद का पहला भेद है। दूसरा क्या है? मात्रा। मात्रा, यति, गति, तुक और ये क्या है? लघु और दीर्घ। लघु क्या है? ये और दीर्घ क्या है? ये। ठीक है, तो और ये मात्रा क्या होती? मात्रा भी यही है, ये जो है ये मात्राएं हैं। यति क्या है? गति क्या है? तुक क्या? तुक सब जानते हैं, यति गति कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है ये। ठीक है, तो मात्रा, यति, गति, तुक, लघु, दीर्घ और वो उधर वर्ण था जिसके भी 2 भेद थे, हरिस्व और दीर्घ। ये हो गए सभी छंद के भेद। ठीक है, अब देखिए गण किसे कहते हैं। गण जो है ना इसका प्रयोग वार्णिक छंद में होता है, मात्रिक छंद में नहीं होता, वार्णिक छंद में होता है। और एग्ज़ाम्स में वार्णिक छंद कभी नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा मात्रिक छंद से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शायद ही कोई रेयर एग्ज़ाम्स ऐसा हुआ हो जिसमें वार्णिक छंद से कोई क्वेश्चंस पूछा गया हो, अदरवाइज़ मात्रिक छंद से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो वार्णिक छंद इम्पॉर्टेंट है नहीं, और है भी तो वो बहुत इजी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्णों को गिनना होता है हमें कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं और उससे जो है हमें पता लगाना होता है कि ये कौन सा छंद है। और वार्णिक छंद में 1-2 छंद हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सवैया है, इंद्र वज्रा है, ये 2-3 है बस इम्पोर्टेंट और वो बहुत ईजी हैं, वो आगे अभी बताऊँगी मैं। तो गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। 3-3 वर्ण होते हैं इसमें सभी में। ठीक है, इनकी संख्या 8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि छंद में जो गण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या 8 होती है। कौन से होते हैं ये होते हैं ये गण। फिर ये मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो यहाँ पर सभी में गा और ला ऐसे ये मान लीजिए आप, सभी में जो ये रिक्त स्थान है ना सभी में ये मान लीजिए। तो ये हो गया ये गण। ठीक है, ये फिर ये म गण, त गण, र गण, इस तरह से सब में गा और ना लग जाएगा, तो ये सभी यहाँ तक सगण। तो ये 8 होते हैं, इनकी संख्या 8 है। तो इनसे कोई ऐसा खास वार्णिक छंद में ही इनका प्रयोग होता है, मात्रिक छंद में प्रयोग नहीं होता। तो ये गण हो गए, 8 होते हैं इनकी संख्या। अब देखिए छंद का वर्गीकरण कि छंद को जो डिवाइड किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया है, कैसे डिवाइड किया गया है, वो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिखाई है जो कि एक बहुत अच्छी बुक की है इमेज। देखिए छंद जो हैं ये छंद, इसकी 2 भाग किए गए पहले। ठीक है, छंद को 2 भागों में बांटा गया है, कौन सा? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। अब देखिए मात्रिक छंद जो है ये ना, मात्रिक छंद इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, सम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये तो हो गए मात्रिक छंद। वार्णिक छंद को भी 3 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, मतलब मात्रिक छंद और वार्णिक छंद दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर बांटा गया है। सम, अर्धसम, विषम इसके भी हैं, सम, अर्धसम, विषम इसके भी हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे छंद 2 भाग हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में 3 उसमें वर्गीकरण किया गया 3 भागों में, और वार्णिक छंद का भी। अब सम भी होते हैं, साधारण और दंडक, और इसके वार्णिक छंद के भी जो सम होते हैं वो भी साधारण और दंडक होते हैं। फिर दंडक जो होते हैं वो भी 2 भाग होते हैं, गढ़, बद्ध और मुक्तक, और इसमें भी वही चीज़ है, बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको सिर्फ इनसे मतलब नहीं, आपको यहाँ तक बस मतलब है इससे।
ये बस इतनी चीज़ ही आपके काम आने वाली है, ये कभी काम नहीं आती है। ठीक है, आपको सिर्फ इन चीज़ों से ही मतलब होगा और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आगे आज चलिए देखते हैं। ये तो हो गया छंद का वर्गीकरण, आपने देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो बना लें। सिर्फ आपको ये ऊपर 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मात्राओं की संख्या देखते हैं कि किस छंद में कितनी मात्राएँ होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है छंद में, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो कुछ नहीं पता। सबसे पहले मात्रिक छंद देखते हैं। मात्रिक छंद में चौपाई में होती हैं 16 मात्राएँ। चौपाई में 16 मात्राएँ होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। सभी में 16 मात्राएँ होती हैं। मात्राएँ कैसे गिनेंगे अभी बताऊंगी मैं। रोला में होती हैं 24 मात्राएँ, दोहा में 13-11। दोहा में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में नहीं, दोहा में 4 चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। चरण कैसे होते हैं देखिए, ये जो है ये इस तरह से बीच में कॉमा रहता है, तो ये इस तरह से जो लाइंस लिखी रहती हैं, कोई भी पंक्तियाँ लिखी हैं, दोहा लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, एक लाइन ये है, एक ये है, ठीक है, और बीच में एक कॉमा सा लगा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला चरण, ये हो गया हमारा दूसरा चरण, ये है तीसरा चरण और ये है चौथा चरण। तो देखिए दोहा की बात कर रहे हैं अगर, तो 13-11 इसमें मात्राएं होती, 13-11 यानी 13 मात्राएं यहाँ पर होती हैं पहले, ठीक है। पहले चरण में 13 मात्राएं, फिर यहाँ होती हैं 11 मात्राएं, फिर यहाँ पर 13 होंगी, ठीक है, फिर यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 11, ठीक है, यहाँ पर 11 मात्राएं। तो इसका क्या मतलब है, पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण ये है और तीसरा चरण ये है, तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है, तो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि सम जो वह है ना सम चरण, उसमें 11-11 मात्राएं, ये सम चरण है ना, 2 और 4 दोनों सम संख्याएँ हैं, तो ये हो गया हमारा सम चरण और इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और विषम चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसी तरह से सोरठा, अब देखिए सोरठा जो है बिल्कुल दोहा का उल्टा होता है। मान लीजिए ये जो है 4 चरण दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगी सोरठा में 11, ठीक है, और यहाँ पर भी 11 होंगी, यहाँ पर होंगी 13 और यहाँ पर भी 13 होंगी। तो इसका मतलब पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में ये दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। सोरठा दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। बरवे में होती हैं 12-7, 12-7 यानी इस तरह से जो दिए होते हैं, तो इसमें एक तरफ 12 होती हैं, एक तरफ 7 होती हैं। ये मात्राएं जब आगे अभी गिनना सीखेंगे आप तब जान जाएंगे। उल्लाला में होती हैं 15-13, दिक्पाल में 24, लावनी में 30 और हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ये तो आपको याद ही करना पड़ेंगी, क्योंकि जब हम इतना सब पढ़ते हैं, इतना जीके है, करंट अफेयर्स है, हिंदी है और भी बहुत सी चीज़ें, हम जो लिटरेचर है उसको तो याद करना पड़ता है, हिस्ट्री में कितना याद करना पड़ता है, तो हम ये इतनी छोटी सी बात तो याद कर ही सकते हैं। ये नंबर्स ही तो हैं, जैसे हम फ़ोन नंबर से याद करते हैं, तो इसी तरह से हम इसको 2 बार कहेंगे, सारी याद हो जाएंगी। चौपाई 16, रोला 24, दोहा 13-11, सोरठा 11-13, मतलब दोहा सोरठे का उल्टा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। आप सोरठा की ना याद करें, आप दोहा की याद करें, उसको बोलते हैं सोरठा दोहे का उल्टा है। बरवे 12-7, उल्लाला 15-13, दिक्पाल 24, लावनी 30, हरिगीत का 28 होते हैं और गीतका में 26 होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत ही नंबर्स ही हैं, सिर्फ बहुत ही ईजीली आपको याद हो जाएंगे। चलिए वार्णिक छंद में वर्णों की संख्या देखते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ण गिने जाते हैं। जैसे चमक लिखा है तो चमका, इसमें 3 वर्ण हो गए, ठीक है, तो इसमें वर्ण गिने जाते हैं, ये बहुत ईजी होता है। तो इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। कोई भी पंक्तियाँ दी होंगी, कोई भी कविता जैसी कोई भी पंक्तियाँ दी होंगी, उसमें जो वर्ण गिनेंगे आप, अक्षर गिनेंगे, अल्फ़ाबेट्स गिनेंगे, तो उसमें 11 अगर हैं तो वो इंद्र वज्रा छंद है, ठीक है। उपेंद्र वज्रा में 11 हैं, इसमें भी इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों में 11-11 वर्ण होते हैं। मंदा क्रांता में 17, मालती में 23, मालिनी में 15 और तोटक में 12, सवैया में 22 और 26। ये इम्पॉर्टेंट है, वार्णिक छंद में केवल यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो पहली बात तो आता नहीं है जल्दी वार्णिक छंद, अगर आ भी जाएगा तो 22 और 26 होती हैं, ध्यान रखिएगा सवैया में। उदाहरण देखते हैं आप मात्राओं, ये देखते हैं यहाँ पर उदाहरण। रोला का उदाहरण ये है, ये जो है ये रोला का उदाहरण है। अभी आपने ऊपर पढ़ा रोला में 24 मात्राएं होती हैं, तो अब आप देखिए कि इसमें 24 मात्राएं किस तरह से होती हैं। अभी मात्राएं आप लगा कर देखिए, चेक कीजिए।
देखिए कोई भी अल्फ़ाबेट जो होता है जब बिना मात्रा का होता है, अभी ऊपर बताया मैंने, तो वहाँ पर एक मात्रा मानी जाती है। तो ता और बा, इसमें दोनों में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, इसमें दोनों में कोई मात्रा नहीं है, तब यहाँ पर हम इसको एक मानेंगे, यहाँ पर भी एक मानेंगे। नृप, क्योंकि देखिए ना जो है सिंगल है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये एक माना जाएगा। और क्योंकि री जो है, अभी ऊपर मैंने बताया री भी हर्ष स्वर होती है, तो इसका भी एक माना जाता है, तो यहाँ पर भी एक माना जाएगा। पा में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसका भी एक। का में भी कोई मात्रा नहीं, इसलिए इसका भी एक। रा में छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई जो है ये हर्ष स्वर है, जिसको लघु से इंडिकेट करते हैं, यानी एक से। ये बहुत ध्यान रखना है कि मात्रा दीर्घ की है या हर्ष स्वर की है, ठीक है। तो यहाँ छोटी ई की मात्रा, छोटी ई क्या है, हर्ष स्वर है, ठीक है। अब ये देखिए बड़ा आ, ये बड़ा आ जो है ये दीर्घ स्वर है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए चा, ये भी सिंगल है, माँ ये भी सिंगल है, और ना ये भी सिंगल है, कोई इसमें जो है वो नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। अब नीचे आ जाइए, मार्जन, माँ में आ का है ना, तो आ क्या है, दीर्घ है, तो यहाँ पर ये वाला। फिर रा खाली है, जा खाली है, ना खाली है, ठीक है। सूची में देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ क्या होता है, लघु होता है। चा में भी छोटी ई की मात्रा है, तो ये भी। रा में छोटू ऊ की, तो ये भी। चा में छोटी ई की, तो ये भी लघु। अब देखिए का में बड़ा आ की है, बड़ा आ की है ना ये, तो यहाँ पर एस लगेगा, इस तरह का दीर्घ बनेगा। रा में भी बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दीर्घ लगेगा, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा। अब इन सबको गिन लीजिए, क्या 24 मात्राएं हो रही हैं। चलिए गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये 2 हो गई, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 24। कितनी मात्राएं हो गई यहाँ पर, 24। तो ये 24 मात्राएं किस में होती हैं, रोला में, ठीक है। 24 मात्राएं किस में होती हैं, रोला में। तो इस तरह से आप मात्राएं लगा कर देख सकते हैं। कोई भी सिंगल सिंगल अक्षर है, अल्फ़ाबेट है, तो उसमें जो है एक ही लगेगा। और मात्राएं भी देखना है आपको कि छोटी ई की, छोटा ऊ की, इस तरह की, छोटा ऊ की, इस तरह की मात्राएं हैं तो उसमें भी एक माना जाएगा। अगर दीर्घ की मात्राएं हैं तो उसमें 2 माना जाएगा। और सबको काउंट कर लीजिए, जितनी मात्राएं आ रही हैं आप उनको चेक कीजिए कि ये मात्राएं किस में आती हैं, तो वही आपका जो है उदाहरण हो जाएगा, वही छंद हो जाएगा। जैसे इसमें 24 मात्राएं हो रही हैं, आप चेक कीजिए 24 मात्राएं किस में होती हैं, रोला में होती हैं, तो ये आपका रोला हो गया। इसी तरह एग्जाम्स में अगर मान लीजिए इस तरह की कोई लाइन्स दे दें, ठीक है, और बताइए कि इसमें कौन सा छंद है, 4 ऑप्शंस दे दें, आप मात्राएं लगाकर चेक कर लीजिए कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। वर्णिक छंद का उदाहरण देखिए, इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। आप 11 वर्ण देखिए ऊंचे, एक तो ऊ हो गया, एक चा हो गया, 2, और ये उठों में भी 2 हैं, वर्ण 4 हो गए। फिर यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11, आधा वर्ण नहीं गिना जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 वर्ण है इसमें, इसका मतलब ये इंद्र वज्रा है, ठीक है। अब छंद से संबंधित प्रश्न देख लीजिए, क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि गण कितने होते हैं, तो अभी ऊपर बताए गण 8 होते हैं। जिन छंदों में प्रत्येक चरण में मात्राएं या वर्ण समान होने कहा जाता है समछंद, ठीक है। देखिए अभी ऊपर 4 मैंने बताई थी लाइन करके, प्रथम मतलब पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा चरण, तो सम कौन सी होती है, दूसरा और चौथा सम होता है। तो जिन छंदों में प्रत्येक चरण में मात्राएं या वर्ण समान होने कहा जाता है समछंद। छंदशास्त्र के प्रणेता कौन है, पिंगल, ये भी ऊपर बता चुके हैं। कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, तो 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। जैसे यगढ़ मगढ़ है ना, तो 3 गढ़ों के समूह को जो है गढ़ कहा जाता है, 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है किस छंद का प्रथम व अंतिम अक्षर या शब्द एक सा होता है, तो वो कुंडलिया में होता है। जैसे कोई भी जो है ऐसे दे रखी होती है, मतलब कोई भी पोएम टाइप की ऐसे दे रखे होते हैं पंक्तियाँ, उसमें यहाँ पर से जो शब्द स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सबसे लास्ट में भी वही शब्द होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे लास्ट में भी वही शब्द होगा या वही वर्ण होगा, ठीक है। तो ये पहचान है कुंडलिया की। जिस शब्द या अक्षर से शुरुआत होती है पंक्तियों की, वहीं पर उसका एंड भी होता है, ये कुंडलिया छंद की पहचान है। दोहा में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं।
नेक्स्ट है दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। सम चरणों में सम चरण कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा। 2 और 4 जो है सम संख्याएं हैं, तो दूसरा और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 11 दोहा में, ठीक है। 13 11 होती है ना तो दोहा की, तो 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथा चरण में 11 11 मात्राएं होती, तो सम चरणों में कितनी मात्राएं हुई, 11 हुई। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है, तो सवैया होता है। अभी ऊपर जो वर्ण पढ़ा है तो सवैया के वर्ण आपने देखे 22 और 26 वर्ण होते हैं किसमें, सवैया में। कुंडलिया का उदाहरण देख लीजिए आप। कुंडलिया का देखिए आप, सोवे कित चकोर, सोवे से स्टार्ट हुआ, अब लास्ट में देखिए आप यहाँ पर भी सोवे से शुरू हुआ और लास्ट में भी यहाँ पर आपको सोवे दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में भी यहाँ पर आपको सोवे दिख रहा है, देखिए सोवे से स्टार्ट हुआ, सोवे पर ख़त्म हुआ, इसका मतलब ये कुंडलिया का उदाहरण है, आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ये कुंडलिया है। दोहा और रोला छंद मिलने से क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। दोहा और रोला छंद यानी रोला में कितनी मात्राएँ होती हैं, 24 होती हैं, दोहा में 13 11, ठीक है। तो जो कुंडलिया दिया होता है जिसकी पहचान है कि पहला और लास्ट वाला शब्द जो है या वर्ण एक सा होता है, उसमें 2 चीज़ें छिपी रहती है, एक तो दोहा होता है उसमें और एक रोला होता है। तो दोहा और रोला मिलने से क्या बनता है, कुंडलिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम्स में कि दोहा और रोला छंद मिलने से कौन सा छंद बनता है, तो कुंडलिया बनता है। नेक्स्ट है रोला और उल्लाला के मिलने से किस छंद का निर्माण होता है, तो वह छप्पे छंद का निर्माण होता है रोला और उल्लाला के मिलने से। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब देखिए ट्रिक देखिए कि हम किस तरह से याद करें, ठीक है। वैसे मैं ट्रिक के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन आपको याद हो जाए इसलिए एक तरीका है कि ट्रिक क्या है कि आपको कैसे पता चले कि सम छंद कौन से हैं, सम मात्रिक छंद कौन से हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद कौन से हैं और विषम मात्रिक छंद कौन से हैं। तो सम मात्रिक छंद के लिए एक ट्रिक है कि चारों सीमा के गीत हरि गीत का, चारों सीमा के गीत हरि गीत का। देखिए सीमा से क्या बनाया है हमने, सीमा, सीमा का सा ले लीजिए आप और माँ का माँ ले लीजिए, सीमा का सा और माँ का माँ, तो इससे क्या बना, ये सम बना। तो सम बना यानी सम मात्रिक छंद के ये उदाहरण हैं। तो सम मात्रिक छंद में क्या है, चारों सीमा से तो सम हो गया यानी सम मात्रिक छंद के उदाहरण है। अगर आप ऐसे याद करेंगे चारों गीत हरि गीत का, तो मान लीजिए ये आपको ये तो पता चल गया छंद, लेकिन किस छंद के हैं तो ये कैसे पता चलेगा, इसलिए सीमा लगाया है मैंने। चारों सीमा के गीत हरि गीत का, आप ये याद कर लीजिए। चारों से चा से क्या हुआ, चा से चौपाई, रो से रोला, ठीक है। गीत से गीत का हो गया और हरि गीत का ये अपने आप में पूरा छंद है, ठीक है। गीत से गीत का, हरि गीत का एक हरि गीत का हो गया, चा से चौपाई, रो से रोला। तो ये जो चौपाई, रोला, गीत और गीत का और हरि गीत का ये सभी कौन से हैं, सम मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट अर्ध सम मात्रिक छंद, तो अर्ध सम मात्रिक कौन से होते हैं, दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला। ये आप ऐसे ही याद कर लीजिए, 4 ही तो हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद कितने हैं, 4 हैं, दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला। अब देखिए सोठा और दोहा तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं बिल्कुल, फिर बरवे और उल्लाला, ये 4 जो हैं ये अर्ध सम मात्रिक छंद हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, दोहा का उल्टा सोठा। आप दोहा और सोठा को कैसे याद करेंगे, तो आपको एक याद करना पड़ेगा, दूसरा याद नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसे कह सकते हैं दोहा का उल्टा सोठा। दोहा में होते हैं 13 11 और सोठा में होती हैं 11 13। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। एक चीज़ आपकी बच जाएगी याद करने से, ठीक है। दोहा सोठा का उल्टा होता है। विषम मात्रिक छंद कौन से होते हैं, तो विषम मात्रिक छंद होते हैं कुंडलिया और छप्पे। जैसे अभी बताया कुंडलिया बनता है दोहा और रोला के मिलने से, क्योंकि विषम मात्रिक है इसलिए विषम है, क्योंकि एक दोहा और एक रोला उसमें मिला है इसलिए विषम है। तो कुंडलिया हो गई, दोहा और रोला के मिलाने से कौन सा छंद बनता है, कुंडलिया, और रोला और उल्लाला के मिलने से बनता है छप्पे। चलिए अब मात्राएं आपको किस तरह से लगाना, मात्राओं में आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अब यहाँ पर है। देखिए आप मात्राओं को लगाने में बिल्कुल गलती ना करें। कोई भी अक्षर है आपका बिना मात्रा का है, कोई भी अक्षर बिना मात्रा का है उसमें आपका एक माना जाएगा, यानी लघु माना जाएगा, उसको एक ही माना जाएगा। कोई भी अक्षर हो, चाहे वो का हो, कोई पा हो, ठीक है। अगर बिना मात्रा का है, कोई मात्रा नहीं लगी उसमें, तब आपका ये एक माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी मान लीजिए ये का है, इसमें री लगा है, तब भी आपको इसको एक माना जाएगा, क्योंकि री जो है हरिस्व है और इसका जो है लघु ही माना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका जो वर्ण गिनते हैं जब वार्णिक छंद में, तो ये आधा वाला वर्ण कोई भी हो, जैसे हलंत वाला आधा वर्ण जो होता है वो नहीं काउंट होता है। दूसरी चीज़ आप देखिए चंद्र बिंदी वाले अक्षर जो हैं उनको भी एक माना जाता है। कोई भी जैसे मान लीजिए का बना है,
उसके ऊपर ये चंद्रबिंदी है, तो इसको क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रबिंदी वाले अक्षरों को एक माना जाता है, आधे अक्षर या संयुक्त अक्षर को भी एक माना जाता है। अब देखिए संयुक्त अक्षर, जैसे क्षत्रिय वाली छा, त्र, ज्ञा और ये श्री वाली श्रा, ये संयुक्त अक्षर होते हैं, 4 हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, इन सभी को भी एक माना जाएगा। कहीं पर अगर ये बने हैं तो यहाँ पर हमको एक माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर इसमें कोई भी ऐसी मात्रा लगी जो दीर्घ की मात्रा लगी, तब हम इसको 2 मानेंगे। जैसे श्रा, अगर केवल श्रा है तब तो इसको 1 मानेंगे, हम 1 काउंट करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दें श्री, तब ये क्या हो जाएगा, तब तो ये 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर संयुक्त अक्षर सिंगल है तब तो 1 मानेंगे आप उसको, लेकिन अगर उसी संयुक्त अक्षर में कोई मात्रा दीर्घ की लगी है तब आप उसको जो है इस तरह से 2 काउंट करेंगे, उसको 2 गिनेंगे। ठीक है, तो चंद्रबिंदी को जो है 1 मानते हैं, और जो हाफ यानी हलंत वाले वर्ण होते हैं उनको वर्ण वाणिज्य छंद में उनको काउंट नहीं करते हैं। संयुक्त अक्षर को 1 मानते हैं। ठीक है, और आधे अक्षर यानी हलंत वाले अक्षर और संयुक्त अक्षर को 1 मानते हैं तब जब वो सिंगल हो, लेकिन अगर उसमें दीर्घ की मात्रा लगी है तब उसको डबल मानेंगे। ठीक है, पर ध्यान रहे कि ये देख लें कि अक्षर दीर्घ है या ह्रस्व। अगर दीर्घ है तब एस माना जाएगा। वही चीज़ है आपकी कि अगर सिंगल है तब 1 माना जाएगा, अगर उसमें कोई भी दीर्घ मात्रा लगी है दीर्घ की तो वह दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पर एस माना जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में छंद से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ों को कवर किया है, कुछ भी नहीं छूटा है। यहाँ पर आपको मात्राएँ लगाने का तरीका भी बता दिया, कौन सी मात्रा में कौन से वर्ण में आपको 1 मानना चाहिए, कौन से में 2 मानना चाहिए आपको। वर्ण में मात्राएँ किस तरह से लगाते हैं वो भी आपने देखा। छंद से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपने यहाँ पर देखा। अभी देखिए आप, दोहा और रोला छंद मिलने से क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। इस तरह से आपने ये जो है ये देखिए, तो दोहा के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। इस तरह से ये जो क्वेश्चंस बनते हैं छंद से रिलेटेड, ये सभी क्वेश्चंस भी आपने देखे कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी ये मात्राएँ, ये आपको ज़रूर याद करना पड़ेंगी। इसके लिए कुछ वो नहीं है कि आपको ये ज़रूर याद करना है, और याद भी बहुत आसानी से हो जाएंगी। फ़ोन नंबर्स हम याद कर लेते हैं, तो ये कुछ नंबर्स ही तो हैं, याद हो जाएंगी। ये बस हमको ये याद करना है, और लगाने का तरीका हमें पता होना चाहिए। अभी बता दिया मैंने, किसको 1 मानना है, किसको 2 मानना है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं छंद में, और कुछ भी नहीं है। छंद बहुत ईजी हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।